Hi students. So till now we have already started a discussion about the Urey and Miller experiment, and we have discussed and we have we have an overview on the modern theory of origin of life, or which is also known as chemogenetic theory. तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने जो डिस्कस किया, so we were discussing about the Urey and Miller experiment. So I believe that I need to discuss a little bit about this experiment, and then we will move on, right? So actually, in Urey and Miller experiment, the Stanley Miller and Harold Urey, they were the two scientists. Actually, Miller was a student of Harold Urey in the University of Chicago, and basically what they have done, especially Miller, what he did. He actually prepared a laboratory setup where he performed the experiment, where he actually recreated the situation which was the condition during the early days or during the time of origin of life on Earth. मतलब उन्होंने जो सेटअप laboratory में जो सेटअप उन्होंने डेवलप किया बनाया, that was almost similar to the he actually maintained an environment, he created an environment which was almost similar to that era. मतलब जब धरती पे जब अर्थ पे लाइफ जब ओरिजिनेट हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, उस समय जो अर्थ का जो कंडीशन था, बिल्कुल वैसा ही कंडीशन उन्होंने यहाँ पे लैब में जो सेटअप बनाया उसमें वो डेवलप किया हुआ एनवायरमेंट. तो क्या कंडीशन थे, तो हमने देखा था कि उस समय हमने पढ़ा अभी कि उस समय जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा था. कंटिन्यूसली वहां उस समय रेन हो रहे थे, मतलब बारिश हो रहा था. उसके बाद थंडरिंग हो रहा था. उस समय जो गैसेस अवेलेबल थे हमारे एटमॉस्फेयर में, जो उस समय गैसेस थे वो क्या क्या थे, वो जो बेसिक है मीथेन, जो आपका हाइड्रोजन, वाटर वेपर, एमोनिया, ये जो गैसेस थे वही सेम गैसेस, मतलब जो सेटअप बनाया उन्होंने उनमें उसी गैसेस को रखा जो कि उस समय अर्थ पे था. ठीक है. और थंडरिंग के लिए उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स को सेट किया. इससे क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दे आर कंटिन्यूसली like they are forming, they are sparking continuously, which is actually resembling the thunder. मतलब जो अर्ली अर्थ में जब लाइफ ओरिजिनेट हुआ था उस समय क्या हो रहा था कंडीशन, मैंने बात किया था that there was a torrential rain, the temperature was very high, almost 800 degrees centigrade हमने बात किया था. Because of the temperature, the water is getting vaporized continuously and it is going up, getting condensed and coming back in the form of rain, and that was this cycle was continuous. और क्या था, दो एनर्जी सोर्स थे, एक तो सन से था, यूवी रेज था, दूसरा क्या था, थंडरिंग. बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स दे इंटरैक्ट विद, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द क्लाउड्स, कंटिन्यूअस थंडरिंग वाज आल्सो देयर. सो वही सारी जो चीजें अर्थ में था उस समय, उसमें वो कंडीशन जो अर्थ पे थी उस समय, वो सारा चीज लैब में मिलर ने क्या किया, उस सारी चीज वो सारा कंडीशन को लैब में उन्होंने रिक्रिएट किया. ठीक है. और उन्होंने क्या किया, जैसे आप यहाँ सेटअप में देख सकते हो, बिल्कुल यही सेम सेटअप जो हम अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं. दिस वाज द सेटअप, एक्चुअली सेटअप वाज डन बाय मिलर इन द लैबोरेटरी. उसमें आप देख सकते हो देयर इज अ बॉइलिंग वाटर. उन्होंने एक सेटअप बनाया जिसमें कि उन्होंने पानी रखा, क्योंकि उस समय भी धरती पे पानी था. तो नीचे क्या कर दिया, नीचे फ्लेम लगा दिया. इससे क्या हुआ, जो वाटर है वो बॉयल होके वेपर बन के धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, कंडेंस होने लगा. उसके बाद वो इस चेंबर में आया. द चेंबर हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो बाकी जो दूसरे गैसेस है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है. और because of the electrodes it is continuously sparking, which is resembling the same condition of thundering. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद after all this interaction it will come down where there is a condenser. कंडेंसर मतलब जहाँ पे एक तरफ से ठंडा पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से गर्म, एक तरह से जो है ठंडा पानी आ रहा है एक इनलेट से, और दूसरी जगह से पानी वो निकल जा रहा है. ठीक है. तो जो ठंडा पानी है, it is absorbing the heat which is present inside this water vapor and other particles, especially the gases. So क्या होगा, उससे क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो धीरे धीरे कंडेंस होकर क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में धीरे धीरे यहाँ पे आके जमा होने लगेगा नीचे. सो दिस इज द एरिया वेयर एक्चुअली the droplets of the water, water droplets that is actually getting condensed and getting deposited here in this part. ठीक है. And this is the stopcock for collection of the liquid test. अब ये जो साइकिल है, ये मिलर ने काफी बार, लगभग एक हफ्ते तक उन्होंने ये साइकिल कंटिन्यू किया. और उनके बाद जो उन्हें रिजल्ट मिला, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग.
he got in this liquid. This is actually also known as the water containing organic compounds. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक हफ्ते तक जब ये कंडीशन की साइकिल चलता रहा लगातार, उसके बाद जब उन्होंने ये वाटर को टेस्ट किया तो उन्होंने क्या पाया कि जो बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो इसमें अवेलेबल थे, ठीक है। और बाकी जो रेशियो है गैसेस का वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना। क्या रेशियो था? 2:1:1 था। जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस थे, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, इसका जो रेशियो उन्होंने यहाँ पे दिया था वो 2:1:2 था, ठीक है। दैट वाज 2:1:2। एंड ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स उन्हें मिले वो क्या मिले? उनको एलानाइन मिला, ग्लाइसिन मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला। सो दिस वर द बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक substances what he got. So this is a proof. So ये जो experiment था, it was actually a proof that the life would have been originated in the same way. ठीक है ना? तो ये एक proof है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि शायद life इसी मतलब ये जो process मतलब उस समय हुआ था अर्थ में, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बार-बार जो है वाटर वेपर मतलब बार-बार जो वाटर वेपर ऊपर जा रहा था, उसके बाद फिर कंडेंस होके बारिश के फॉर्म में नीचे आ रहा था, थंडर था उस समय, उसके बाद यूवी रेडिएशन था बिकॉज ऑफ दोस एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ द गैसेस प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट टाइम इन द एटमॉस्फेयर, एंड इट हैपेंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट एट दैट टाइम द ओशन वाज एक्चुअली वर्किंग एज अ ब्रॉथ मतलब ऑल द मटेरियल्स आर एलिमेंट्स आर अवेलेबल। तो हुआ क्या, ये सारे जो एलिमेंट्स उस समय मतलब ओशन में अवेलेबल थे तो वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने लग गए। Because they are present in a liquid form, so they started to interact with each other, and finally, because of the interaction of different types of elements, and because of the interaction of the different types of elements, so we got different organic substances. And later on, this simple organic, first of all, we got simple organic substances. Then later on, these simple organic substances again, or these compounds, they again interact with themselves and form more complex organic substances, and finally we got RNA, DNA, amino acids, etc. ठीक है। तो ये इससे हमें पता चलता है कि जो लाइफ जो स्टार्ट हुआ था, it's all started because of the chemical reaction or chemical interaction between elements in a certain condition, right? So the condition was very different during the time during the origin of life. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ये प्रूव करता है कि अगर मतलब लैब में हमने सेम कंडीशन जो अर्थ का था आज से 4.4 बिलियन सम और 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, जब अर्थ में ये कंडीशन थे, और उस समय मतलब अभी जब लैब में ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन सकते हैं, इसका मतलब तब भी वैसा ही बना होगा, हम ये मानते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम हमारे लाइफ फॉर्म्स को देखें, सो अल्टीमेटली हमारा जो लाइफ फॉर्म्स है, जो भी जीवन है धरती पे, उसका जो बेसिक जो हम अगर उसको लाइक माइक्रो लेवल पे हम देखें तो हमें क्या पता चलेगा? इट्स ऑल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारा डीएनए, हमारा आरएनए, हमारा डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड से, और उसका जो कोडिंग है वो किससे बना है? एमिनो एसिड से। व्हाट आर दीज आर नथिंग बट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो वही सेम न्यूक्लिक एसिड, वही आपका ग्लाइसिन, एलानाइन, एस्पार्टिक एसिड, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे डीएनए के, वो हमें ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मिल गए। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो सारे सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बाद में जाके और भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किए और दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड फाइनली from micro smaller or simple organic substances it develops, or the condition actually help to develop more complex substances, and maybe after that there are some other condition prevailed or actually favor for the like further growth of life or the origin of life. ओके, तो वही हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा जो हमने पहले थोड़ा पढ़ा था, अभी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो इससे तो इतना क्लियर होगा इस एक्सपेरिमेंट से कि जो कंडीशन अर्थ पे था उस समय लाइफ ओरिजिन के समय, सो इट वाज फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट simple organic substances which is actually like the basic components for life, which are actually the basic components of life, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमें क्या जानना है, which is very important,
सी द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स, वही मैं बात कर रहा था कि बिकॉज ऑफ द कंडीशन, बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट क्या बना, मतलब हम अभी क्या समझ में आ रहा है हमको, ये समझ में आ रहा है during the course of evolution सबसे पहले क्या हुआ, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने जो हमने देखा अभी, जैसे हमने डिस्कस किया यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट में, एलानाइन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एटसेट्रा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। तो ऐसा हुआ होगा कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, लाइटनिंग, सोलर एनर्जी, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एटीपी एंड पॉलीफॉस्फेट्स might have provided your source of energy for polymerization reaction of organic synthesis। So उस समय जो कंडीशन थे, जो भी हमने डिस्कस किया, एनवायरमेंटल कंडीशन जो था उस समय, जो हमारे ओशन में जो एलिमेंट्स थे उसका जो कंडीशन था, टेम्परेचर जैसा था, जो भी हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन उस समय थे, it would have been favored, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि शायद ये जो कंडीशन थे, पहले तो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन गए, उसके बाद ये जो कंडीशन, ये फर्दर इन्हें ये क्या किया, इट एक्चुअली प्रोमोट द इंटरेक्शन बिटवीन द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन फाइनली वी गॉट लाइक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, एंड फाइनली वी गॉट एक्चुअली इट हेल्प्स इन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अब देखो पॉलीमराइजेशन मतलब क्या है, बहुत सारे सिंपल जब सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या बहुत सारे सिंपल सब्सटेंसेस एक साथ, उसके मॉलिक्यूल्स एक के बाद एक साथ जुड़ जाते हैं, एक के साथ बहुत सारे के बाद एक साथ जुड़ जाते हैं इन चेन फॉर्मेट, तो हम उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। लाइक पॉलीमर फॉर्म करना, पॉलीमराइजेशन मतलब एक चेन बनाना, मतलब एक लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर बनाना जिसमें एक तरह के या एक से ज्यादा तरह के जो कंपाउंड्स ऑफ सब्सटेंसेस है वो एक साथ, जो कंपाउंड एक साथ, एलिमेंट जो एक साथ आ जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो हम ये मानते हैं कि शायद इसके बाद जो कंडीशन फेवर किया होगा, उससे क्या हुआ होगा कि जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है या सिंपल सब्सटेंसेस है वो जुड़ के कॉम्प्लेक्स, या हम जिसे कह सकते हैं पॉलीमराइज होके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो बना दिया, ठीक है। तो जैसे क्या हो सकता है, क्या क्या बना होगा, तो जैसे शुगर के साथ शुगर मिलके क्या बन गया, पॉलीसैकेराइड बन गया होगा। जैसे फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल मिलके क्या बन गया होगा, फैट बन गया होगा। उसी तरह से अमीनो एसिड के साथ अमीनो एसिड मिलके क्या बन गया होगा, प्रोटीन बन गया होगा। दिस आर ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ध्यान देना। पॉलीसैकेराइड इज आल्सो मैक्रोमोलिक्यूल, फैट इज आल्सो मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन इज आल्सो अ मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन को अगर तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमीनो एसिड मिलेगा। अगर हम फैट को तोड़ेंगे तो हमें ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड मिलेगा। अगर हम पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा, है ना। तो वैसे जो सिंपल पहले बने वो फिर एक के साथ दूसरा जुड़ के या दो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस जुड़ के हमें क्या मिल गया, मैक्रोमोलिक्यूल्स मिल गया या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें मिल गया। वैसे फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या मिला हमको, और क्या मिला होगा इस तरीके से। जैसे नाइट्रोजनस बेस था, उसके साथ पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, ये जुड़ के हमें क्या मिल गया, न्यूक्लियोटाइड्स मिल गया। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है एक दूसरे के साथ मिलकर हमें क्या मिल गया, न्यूक्लिक एसिड, व्हिच इज द बेस ऑफ आवर which is actually base of our genetic material, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो बेसिक सब्सटेंसेस थे, जो बेसिक कंपाउंड्स थे, वो सिंपल जो थे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, शायद पॉलीमराइज करके, उन्होंने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। उसमें से वो क्या क्या हो सकते हैं, फैट बना दिया होगा उस समय, वैसे बन गया होगा। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स बन गया होगा, न्यूक्लिक एसिड बन गया होगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड बन गया होगा, ठीक है। सो अभी हम जो भी देख रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, तो यही तो सारे प्रोटीन, फैट, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये तो किसी भी सेल के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें यही सब चीज मिलने वाला है कि नहीं। ऐसा कौन सा सेल है जो कि ऐसा कौन सा लाइफ फॉर्म है जिसमें ये सारा चीज कॉमन नहीं है। अगर हम अपनी बॉडी को देख लें या फिर सिंगल सेल को भी देख लें तो हम क्या देखेंगे, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है, जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, उसमें ये सारा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये सब बना हुआ है, सब उसमें प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब है कि शायद ये सब चीज पहले बना होगा, उसके बाद किसी एक तरीके से हम आगे बात करेंगे कि कैसे हुआ वो, ठीक है। तो पहला हमने क्या समझा कि सिंपल जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो पहले बना, उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो बना, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मतलब अभी तक क्या है ना, ये जो अभी देखो हमने इसे बात किया, जो बना, दिस इज नॉट लाइफ। फैट इटसेल्फ इज नॉट अ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ। वी कैन नॉट कॉल फैट मॉलिक्यूल एज अ लाइफ फॉर्म, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं। या सिर्फ अमीनो एसिड इज अ लाइफ फॉर्म, नहीं। प्रोटीन इज अ लाइफ फॉर्म, नहीं।
जब ये सब एक साथ आएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे जो फंक्शनिंग होगा, जिसमें कैपेसिटी होगा रिप्रोडक्शन का, अपना नंबर को अपने आप को रेप्लिकेट करने का, तब हम कह सकते हैं कि वो लाइफ फॉर्म है। ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो ये तो क्या था, ये हम बेसिकली हम कह सकते हैं कि केमिकल इवोल्यूशन था, जिससे कि हमें जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स है वो बना। लेकिन अब ये सारे जो बायोमोलिक्यूल्स है, इसके साथ क्या हुआ वो हमें आगे जानना है। वो हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में, जिसको हम बायोजेनी भी कहते हैं। हमने पहले भी ओवरव्यू में थोड़ा डिस्कस किया था, अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। अब तो सबसे पहला है कि लाइफ ओरिजिन करने के लिए हमेशा आपको याद रखना होगा, देयर आर सर्टेन कंडीशन। ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ना, ये भी हमारी समझ के ऊपर हमने ये बनाया है। हमने अर्थ को जितना समझा है, हमें अपने सोलर सिस्टम को जितना समझा है, हमने अपने यूनिवर्स को जितना समझा है, या स्पेशली हम बात करेंगे कि हम अपने हमारे अर्थ में जो कंडीशन है उसके बेसिस पे लाइफ जो डेवलप हुआ, हम उसी लाइफ फॉर्म को समझते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी और प्लैनेट में, किसी और सोलर सिस्टम में, किसी और गैलेक्सी में, वहां पे भी जो लाइफ फॉर्म है वो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, या उसका भी जो कंडीशन है लाइफ फॉर्म होने का वो हमारे जैसा ही होगा, जो हम समझते हैं अर्थ में जैसा है वो होगा, जरूरी नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव से, हमारे धरती पे जो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है उसका कंडीशन क्या है। पहला, there must have been a supply of replicators, that is self producing molecules। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। There must be or must have been a supply of replicators, that is a self producing molecule। अगर self producing molecule नहीं है, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करके अपना नंबर अगर बढ़ाने का कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म में उसके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसे हम लाइफ नहीं मान सकते, है ना। सो कॉपिंग ऑफ दीज रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव बीन सब्जेक्ट टू एरर थ्रू म्यूटेशन। ठीक है। मतलब क्या है कि जो बेसिक मॉलिक्यूल्स है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, वो तो अपने आप को उसका कॉपी बना के वो अपने आप अपना नंबर मल्टीपल कर सकता है, अपना मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन साथ में ये भी है कि उसमें ये भी पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि जो एक रेप्लिकेशन के बाद या फिर एक जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो है वेरिएशन वो होगा, मतलब म्यूटेशन होगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, होना चाहिए मतलब लाइफ फॉर्म में। थर्ड, द सिस्टम ऑफ रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव रिक्वायर्ड a continuous supply of free energy and partial isolation from general environment। So ये भी कंडीशन है। So the last condition is that the system of replicators must have required a continuous supply of free energy। So ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए प्रॉपर एनर्जी चाहिए और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में, कहीं पे भी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो है वो लाइफ बनाएगा उसके लिए, और उसी के अंदर ये सारी चीजें होगी, उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। तो ये अगर सारा जो कंडीशन, ये जो ऑल द थ्री कंडीशंस आर एक्चुअली if it is favorable, then the life can origin। So these are the condition for the origin of life। तो उस समय जब धरती पे हमारे प्लैनेट अर्थ में उस समय जो कंडीशंस थे, those actually favored all the three, and because of that the life is originated on earth। ठीक है। Now two hypotheses are proposed for the formation of prebiomes, non-living structures that led to the formation of the first living cell। ठीक है। सो दो हाइपोथेसिस है प्रीबायोम्स के लिए। देखो, प्रीबायोम्स, एपीबायोम्स, प्रीबायोम्स, ये क्या है ना, ये सबसे पहला लाइफ फॉर्म था हमारे धरती पे, जो सबसे पहला जो लाइफ फॉर्म, जो लिविंग जो फॉर्म हमारे मतलब लाइफ जो बना था सबसे पहले, तो एक्चुअली इट वाज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ दिस प्रोबायोम्स। ठीक है। And these were actually we cannot say these are the completely living structure, they were almost similar to that। They are also having some characteristic features similar to the non-living as well। ठीक है। And then finally from all these structures, actually especially from these structures, the living cells, for the first living cell, it was actually formed or it originated। ठीक है। अब इसमें क्या है, हम दो चीज के बारे में बात करेंगे, दो हाइपोथेसिस है, इसका मतलब है दो टाइप्स के लाइफ फॉर्म के बारे में बात करेंगे। पहला है क्विकाविट्स। ठीक है। ओपेनर एक्चुअली प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दिस हाइपोथेसिस। उन्होंने क्या, उन्होंने कहा कि
कि जो अर्ली प्रोटो जो प्रीबायोन्ट्स थे वो शायद क्वेकार्बेट्स थे। वो क्या कहते हैं कि जो पहले जो प्रीबायोन्ट्स थे, जो पहले एकदम अर्ली लाइफ फॉर्म के जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास, या हम कह सकते हैं जो पहला जो जेनेसिस हुआ था जिससे लाइफ का, प्रीबायोन्ट्स, वो क्या थे? शायद वो क्वेकार्बेट्स थे। तो वो क्वेकार्बेट्स है क्या? किसको क्वेकार्बेट्स कह रहे हैं? मतलब such structure, could have considered to be a collection of organic molecules। देखो अभी हमने बात किया कि पहले सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना, सब्सटेंसेस बना, कंपाउंड्स बना, फिर उसके बाद फर्दर इंटरेक्शन के बाद क्या हुआ? मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन गया, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, फैट, पॉलीसैकेराइड्स एटसेट्रा, है ना। तो अभी क्या है कि ये जो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये सब सब नहीं, मतलब जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर दिए? दे आर एक्चुअली कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। ओके, ठीक है। तो ये जो काफी सारे ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये एक साथ जुड़ के, एक साथ आके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम कहते हैं क्वेकार्बेट्स। ठीक है, और उसी से शायद पहला जो लाइफ फॉर्म है वो बना होगा, ये हम मानते हैं। ये पहला जो हाइपोथेसिस ये मानता है इसको। ठीक है, किसने दिया था? ये ऑपरर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, बिकॉज द लैक ऑफ डेफिनेट मेम्ब्रेन नो वन क्लेम्स द क्वेकार्बेट्स आर अलाइव। ठीक है, क्योंकि क्वेकार्बेट जो था उसमें प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं था, इसीलिए हम क्वेकार्बेट्स को एक्चुअली उसे लाइफ फॉर्म नहीं मानते। ठीक है, अब देखो जो क्वेकार्बेट्स जो थे, मतलब जो क्वेकार्बेट्स जब फर्स्ट टाइम बना था, ठीक है, तो उसमें क्या जो मैक्रोमोलेक्यूल्स थे। ठीक है, तो ऑपरर ने ये माना, ऑपरर ने ये एक्चुअली स्पेक्यूलेट किया कि शायद ये जो प्रीबायोन्ट्स थे, इसमें शायद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये सब एक साथ मिलके ये क्वेकार्बेट बना था। ठीक है, और क्या था? ये जो अरेंजमेंट था, मतलब ये जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद ये न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद आपका प्रोटीन, लिपिड, ये जो एक साथ आके जो स्ट्रक्चर बनाया था क्वेकार्बेट्स, एक्चुअली इट इज एक्चुअली सराउंडेड बाय ये वाटर, सराउंडेड बाय ये फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि ये सारा जो भी हो रहा था, कहां पे हो रहा था? ओशन ब्रॉथ में हो रहा था। तो इसीलिए ये ऑपरर ने ये माना कि शायद ये जो मॉलिक्यूल्स एक साथ कलेक्ट हो गए एक जगह पे, वो शायद it was actually covered, or maybe it is having a outermost layer which is actually made up of water. ठीक है, right? And because of that, it could have functional as a physical barrier between the organic molecules and their surrounding. तो ये क्योंकि जो वाटर लेयर था, ऑपरर ये मानते हैं, ये हाइपोथेसिस है, प्लीज समझिए इस चीज को। ऑपरर ने ये माना कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का कलेक्शन है, ये एक्चुअली कवर था एक वाटर लेयर से। सिंपल हम कह सकते हैं, इट इज कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इससे क्या हुआ कि बाहर मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरनल जो भी मॉलिक्यूल्स थे, उसका जो इंटरेक्शन था, ठीक है, ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो गया बिकॉज ऑफ द बैरियर ऑफ द वाटर मेम्ब्रेन, राइट। इसे क्या हुआ? दे कुड सेलेक्टिवली एक्चुअली टेक द मटेरियल। इस बैरियर के कारण क्या हो सकता है? शायद ये हुआ कि वो जो भी जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है व्हिच इज गुड फॉर द कलेक्शन और फॉर द स्ट्रक्चर, दे हैव टेकन दैट, और दे एक्चुअली दिस वाटर film is working as a selective, would have worked as a selectively permeable membrane। ठीक है, अब देखो जो क्वेकार्बेट्स है, ये हमने कहां बनाया, हमें कहां मिला? ये हमने लैब में आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वी गॉट दिस क्वेकार्बेट्स। ठीक है, अब हमें और क्या मिला कि कुछ क्वेकार्बेट्स में ना एंजाइम्स भी हमें मिले। ठीक है, और वो एंजाइम है किसी डायरेक्ट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को करता है। वैसे एंजाइम भी हमें क्वेकार्बेट्स में मिले जब हमने लैब में उसे डेवलप किया। ठीक है, बट क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं था, इसीलिए हम क्वेकार्बेट्स को अलाइव नहीं मान सकते। ठीक है, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि दे हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज इन साइज। वो अपना साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए हम इसके लाइफ फॉर्म
नहीं मान सकते। ठीक है, so this is all about the first hypothesis which was given by Opperer, and according to him, Quecarwitz was actually very first probable Genesis life form, or the life form actually, right? Next hypothesis, that is microsphere. माइक्रोस्फीयर क्या है? देखो, ये नेक्स्ट हाइपोथेसिस में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो अनदर हाइपोथेसिस सेड व्हाट, दैट द अर्ली प्रोटोसेल्स कुड हैव बीन अ माइक्रोस्फीयर। जैसे ऑपरेर ने कहा कि जो अर्ली प्रोटोबायंट्स, अर्ली जो सेल है लाइफ्स थे जो थे वो शायद क्वेकारवेट्स थे, और बाकी दूसरा हाइपोथेसिस ये क्या कह रहा है कि नहीं, क्वेकारवेट्स नहीं, शायद वो माइक्रोस्फीयर थे। अब ये माइक्रोस्फीयर क्या है? ठीक है, सी अ माइक्रोस्फीयर इज अ नॉन लिविंग कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विद अ डबल लेयर्ड आउटर बाउंड्री। बिल्कुल क्वेकारवेट जैसा ही है, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन लिविंग कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। जैसे पिछले बार हमने अभी देखा क्वेकारवेट्स में भी क्या हो रहा था, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, दे ऑल आर फॉर्मिंग, दे आर एक्चुअली कमिंग टुगेदर एज अ कलेक्शन, एंड देन इट इज कवर्ड बाय वाटर फिल्म, राइट? Film of water molecules, made up of water molecules, film which is made up of water molecules. वैसे ही माइक्रोस्फीयर जो है वो भी वैसा ही है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल से बना है। बट यहाँ पे क्या है, इट एक्चुअली हैज डबल लेयर्ड आउटर बाउंड्री, ठीक है। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडनी डब्ल्यू फोक्स, ठीक है, सिडनी डब्ल्यू फॉक्स। सो द सिडनी डब्ल्यू फॉक्स वाज द साइंटिस्ट हु गिव द टर्म माइक्रोस्फीयर। जैसे ऑपरेर ने क्वेकारवेट्स के बारे में बताया था, वैसे ही सिडनी डब्ल्यू फॉक्स जो थे, he actually for the first time he discussed and talked about and he gave the term microsphere, ठीक है। and he demonstrated the ability to build the microsphere from proteinoids। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये दिखाया था, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि प्रोटीनॉइड से हम माइक्रोस्फीयर बना सकते हैं, ठीक है। और क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने? कि ऑब्जर्व दैट स्मॉल स्फेरिकल सेल लाइक यूनिट्स दैट हैड अराइजन फ्रॉम एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीनॉइड्स, these molecular aggregates were called proteinoid microsphere। सो जो प्रोटीनॉइड्स का कलेक्शन था, उससे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो थे, उसके जो कलेक्शन थे, जो एग्रीगेट था, उससे जो स्ट्रक्चर बनता था, मतलब बना है, मतलब उन्होंने देखा, उन्होंने डेवलप किया, जो स्ट्रक्चर बना, उसी को वो क्या कहते थे? माइक्रोस्फीयर, प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर, ठीक है। नाउ द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन years ago, okay, and this microsphere would have been giant molecules, ठीक है। तो कब ये बना होगा? मतलब हम ये मानते हैं कि शायद 300 बिलियन ईयर पहले, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर थे, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर थे, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्फीयर है, ये हमने इसको लैब में बनाया होगा, है ना। मतलब जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट फॉक्स, उन्होंने कहा बनाया होगा, इसको लैब में बनाया होगा। तो लैब में बनाने के लिए कुछ तो मेथड होगा ना, तो वो मेथड क्या था? See, the microsphere can be formed when the proteinoids are placed in boiling water and slowly allowed to cool। प्रोटीनॉइड्स को अगर हम मतलब बॉइलिंग वाटर में उसको रखें, उसके बाद अगर हम स्लोली उसको कूल करें, ठंडा करें, तो हमें क्या मिल सकता है? हमें क्या मिल जाएगा? माइक्रोस्फीयर मिल जाएगा, ठीक है। Now this microsphere, they have the ability to mobility, growth, bionization। मतलब ये क्या कर सकते हैं? ये जो माइक्रोस्फीयर थे, what is the capacity? They can move, mobility है उसमें, growth होता है, and they can also increase their number by binary fission, ठीक है, and the capacity of reproduction by budding and fragmentation। So they can also reproduce by budding or fragmentation। So they have the all the characteristic feature of just like life form of the living beings।
So that's why he gave this, this hypothesis on microscale. Now, according to some other scientists, the microsphere can be considered as the first living cell. बहुत सारे साइंटिस्ट तो ये मानते हैं कि शायद ये माइक्रोस्फीयर ही था जो कि पहला लिविंग सेल था, जो कि बना था during the origin of life. ठीक है. Now the prokaryotes were originated from protocells about 3.5 billion years ago. तो फर्स्ट जो प्रोकैरियोट्स बने थे पहली बार, वो कहां से बने थे? प्रोटोसेल से बने थे, और कब बने थे? ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. So this is very, very important. I hope you have understood. Now, I need to discuss one more term that is called stromatolites. Stromatolites क्या है? देखो ऐसा है कि the prokaryotes they do not have nuclear membrane, cytoskeleton और complex organelles. तो जो प्रोकैरियोट्स था उसमें ना ही न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन था, ना ही उसके पास साइटोस्केलेटन था और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल भी नहीं था प्रोकैरियोट्स के केस में. एंड दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन एंड सम ऑफ द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल सेल्स अपीयर एज पार्ट्स ऑफ stromatolites. So stromatolites are actually found today from sediments and photosynthetic prokaryotes. ठीक है. तो ये जो स्ट्रोमेटोलाइट्स है, these are the parts. Okay, these are the parts of stromato. These fossil cells, which are actually the parts of stromatolites. Okay. Next. So this is the diagrammatic representation of the situation. What we used to means what we can understand by this diagram, that the condition what was actually the condition during the time of origin of life on earth. उस समय का जो condition था उसको हम ये diagram से समझ सकते हैं. So you can see the temperatures were very high, the gases were present, those were limited like ammonia, then hydrogen, then methane, etc. And because of the high temperature, there was a vaporization continuously. Okay, and after the vaporization there was continuous rain. The water is coming by, and after it get condensed. Okay, and then after the interaction, and this process happened many a time. The cycle continued for many a time. And as a result, first of all, the simple organic compounds they form like fatty acid, amino acid, glycine, etc. Then after that, all these simple organic compounds they actually interacted with themselves and they form nucleotides, then polysaccharides, protein, fat, or lipids, etc. Then after that, the formation of the macromolecules of the complex organic molecules or biomolecules. Then the next level, the next process that happens, that is the formation of DNA, RNA, then coenzyme. Okay, these are the things actually it forms. And after that, finally, finally the life, that is the biological evolution happens, and the life, that is the cell, those cells, prokaryotic cell, first the prokaryotic cells, they formed. Right. So this was all about the the modern theory of origin of life or chemogenetic theory. तो chemogenetic theory में हमने क्या पढ़ा? हमने यूरेबिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, केमोजेनी पढ़ा, कॉन्कोजेनी पढ़ा, कॉग्नोजेनी पढ़ा, देन बायोजेनी पढ़ा. तो उसमें हमने देखा कि जो लाइफ जो है वो it actually originated because of the chemical evolution and the chemical interaction and the formation of the biomolecules, and ultimately we got the life form. Right. So those were that was the discussion about the most accepted theory of the origin of life, that is a modern theory of origin of life or the chemogenetic theory. I hope you all have understood. Now after that we will move on to the next topic. So in the next topic what we are going to discuss, before that I just need to give a small summary of the things what we have discussed till now.
देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो समरी है, मतलब कैसे हुआ एक्चुअली। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ऑल द फ्री एटम्स दिस आर प्रेजेंट, दिस वर प्रेजेंट। आफ्टर द फ्री एटम्स we actually have the simple molecules, and from the simple organic molecules we got the complex organic molecules. Like after that the complex organic molecules we got the what actually developed after that, not we got actually what actually developed. The eukaryotes or the microsphere have developed. Then from that free gene, then earlier cell, maybe the first cell, then prokaryotes, then eukaryotes, and finally we got origin of the multicellular organism. मतलब कहने का मतलब ये है कि आज हम व्हेल या एलिफेंट जैसे इतने बड़े हम जो एनिमल्स देख रहे हैं, इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, तो एक सिंगल सेल, और वो कहां पे हुआ था? इट ऑल स्टार्टेड इन द ओशन। ठीक है, ये पानी में हुआ था। जो लाइफ का जो ओरिजिनेट हुआ, लाइफ जो बना था पहली बार, वो कहां बना था? इट एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन वाटर, पानी में। और तब से लेके आज तक, जैसे आप अगर आप देखोगे कि वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम में कोई भी समानता नहीं है, कोई भी ज्यादा सिमिलैरिटीज बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मानेंगे कि बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन वी आर ऑल इंटररिलेटेड और इंटरकनेक्टेड, बिकॉज वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सेम सोर्स। हम एक सेम सोर्स से हमने डेवलप करके कॉम्प्लेक्स ये जो अलग अलग डिफरेंट तरह के जो मतलब वैरायटीज ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो सब बने हैं because during the course of evolution. That is the important thing. Now, when you talk about the evolution, so when you talk about the evolution of life forms, it is also a theory. See, the theory of the special creation is mentioned in the conventional religious scriptures, जो हमने discuss किया, right? So apart from that, you know, like some based on some observation during you know, like now we'll talk about the most important person or the scientist. We need to discuss about him when we talk about evolution. That is Charles Darwin. So Charles Darwin, you know what he did? He actually he went for a voyage in HMS Beagle, and he went to Galapagos Island, and there he actually he was on an expedition, and he collected a lot of data regarding and also he tried to understand that why the animals are different from each other, and how all the animals, what is the main source of the animals, and what is the what are the different way the organisms are interacting with the environment, what is the effect of the environment in organism, etc., etc. Right, and that's why he gave a lot of theories on that as well, right? So we'll discuss all that as well in later part. But before that, we need to talk about the evidences of evolution. ठीक है, तो हम अभी जो बात करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि we human beings are actually would have been originated from apes. तो हम ये किस बेसिस में कहते हैं? ऐसे थोड़ी ना कि किसी साइंटिस्ट को एक दिन रात को सपना आया कि भैया हम जो इंसान हैं हम एप से हम डेवलप हुए, ऐसे तो नहीं हम कह सकते हैं। So science cannot support that. हम जो भी बात करते हैं तो it is on the basis of concrete data, then proof, or maybe we have done some experiment to prove some theories. ऐसे तो हम कोई बात नहीं कह सकते। तो हमें भी यहाँ पे हम जब evolution के बारे में बात कर रहे हैं, हम जब कहते हैं कि इंसान जो है वो एप से, हमने कहाँ से डेवलप किया? During the course of evolution we have evolved from apes, and finally we actually developed into a different species. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एविडेंसेस है। तो एविडेंसेस जो हमने स्टडी किया है, और हमने स्टडी करने के बाद हमने कंक्लूड किया कि एवोल्यूशन हुआ है, और एवोल्यूशन के ये मतलब प्रूफ्स हैं। तो क्या क्या एवोल्यूशन के प्रूफ्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है? देयर आर मेनी डिफरेंट you know, like categories, so we'll discuss all one by one. What are those categories? One, morphological and anatomical evidences. Second, embryological evidences. Third, paleontological मतलब fossils evidences. Fourth, biogeographical evidences. Fifth, physiological and biochemical evidences. Morphological and anatomical मतलब outermost और external appearance और internal जो भी structure है उसके basis में हम ये पता कर सकते हैं कि evolution जो है वो हुआ है कि नहीं। ठीक है, और those are also can consider as evolution. Then embryological मतलब हम embryo को study करके अलग अलग organism के हम पता कर सकते हैं कि
जो इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो पता जान सकते हैं। वैसे फॉसिल्स को स्टडी करके भी जान सकते हैं। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आपको पता ही होगा कि in the beginning all the continents what we can see right now on earth, all the 7 continents, they are all were together actually in past, and that was that one landmass was known as Pangaea. Okay, later on slowly all are separated, so that is because of that separation of the geographical because of the separation there was a geographical barriers developed, बीच में क्या हुआ, समुद्र आ गया, ओशन आ गया, and because of that also the organism they have modified themselves, they have evolved that also. So those are also the biogeographical evidences are also considered when we study evolution. The last one is physiological and biochemical evolution. So we'll discuss all the different types of evidences one by one. First we will talk about the morphological evidences, external जो भी evidences है outside, बाहर से देख के जो एविडेंस मिलेंगे वो। फर्स्ट है होमोलोगस ऑर्गन, जिसके बारे में बात करेंगे। देखो होमोलोगस ऑर्गन मतलब मान लीजिए कि दो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी, दोनों के पास बोथ हैव द सेम स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, बट द फंक्शन व्हाट दे परफॉर्म दैट इज डिफरेंट। मतलब मान लेते हैं कि ए जो एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, उसके पास जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बी के जो स्ट्रक्चर है उसके साथ सिमिलर है, ओरिजिन में स्ट्रक्चर में सिमिलर, लेकिन फंक्शन में अलग अलग है। कोई बी दूसरे काम के लिए यूज करता है, ए दूसरे काम के यूज करता है। अगर ऐसा हमें मिलता है कि दोनों का सेम ओरिजिन है लेकिन फंक्शन अलग हो गया, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एविडेंस। एग्जाम्पल, हैंड ऑफ मैन एंड फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स। तो हमारे जो हाथ है ये हमारे फोर लिम्स है, हमारे पैर जो है वो हाइंड लिम्स है। वैसे हॉर्स के फोर लिम्स सामने रहते हैं, हाइंड लिम्स पीछे रहते हैं। तो हमारा फोर लिम्स और हॉर्स का फोर लिम्स दोनों का ही ओरिजिन सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है क्या? नहीं। हम हाथों से तो चलते नहीं है, लेकिन घोड़े जो हैं वो अपने फोर लिम्स को भी यूज करते हैं जब वो दौड़ते हैं। तो दोनों का ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग है। ऐसा अगर स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है। नाउ हैंड्स ऑफ मैन एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। अब देखो जो व्हेल है, आप सबको पता है व्हेल्स आर एक्चुअली मैमल्स। वो क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। Once upon a time, because of some reason, some of the biggest, like largest mammals, they have migrated to ocean, and slowly they have evolved. They have adapted themselves in that particular environment. तो उसमें से ये भी एक adaptation है, क्योंकि ये मैमल्स थे, जो व्हेल है वो मैमल्स है, तो उनका जो फोर लिम्ब है वो धीरे धीरे मॉडिफाई बन के क्या हो गया? मॉडिफाई होकर क्या बन गया? फ्लिपर्स बन गया। लेकिन अगर हम एनाटॉमिकली उनका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? विच इज ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम होता है हमारे हाथ के जैसा उनका इंटरनल स्ट्रक्चर। हमारा जो हाथ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो ऑरिजिन है, बिल्कुल वही सेम तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑरिजिन, पैटर्न हमें व्हेल के फ्लिपर्स में भी मिलेगा, लेकिन दोनों का फंक्शन बिल्कुल अलग है। हम अपने हाथ अलग काम के लिए यूज करते हैं और व्हेल किस लिए यूज करते हैं? फॉर स्विमिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो जो वर्टिब्रेट्स की जो हार्ट्स है, आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, अलग अलग जो आपके ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, अलग अलग जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, उसके जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, उसके हार्ट के अंदर जो चेंबर्स है वो भी वेरी करता है। जैसे हम पहले बात करेंगे फिशेस। फिश हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? बेसिकली 2 चेंबर, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ठीक है। वैसे एम्फीबियंस में कितने होते हैं? 3। रेप्टाइल्स में क्या होते हैं? 3.5। बर्ड्स एंड मैमल्स में कितना होता है? 4 चेंबर। ठीक है। तो हम अलग अलग जो एनिमल्स है उसमें जो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हम क्या देख सकते हैं? अलग अलग है, लेकिन फंक्शन क्या है सबका? सॉरी, ओरिजिन जो है वो सेम है, लेकिन फंक्शन जो है वो अलग अलग है। ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द like important part. So we'll discuss other examples and we'll also discuss the same concept and other concept in detail in the next video lecture. So till then, take care, stay at home, be safe. Thank you.